देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ और बारिश से मचे कोहराम के बीच मध्य प्रदेश के मंडला में भी कुदरत ने कहर बरपा दिया। वहां लगातार बारिश होती रही, सड़कों पर सैलाब आ गया, कई सड़कें सैलाब में डूब गईं, पुल सैलाब में डूब गए। मूसलाधार बारिश के कारण नदियां उफान पर आ गई, नाले उफान पर आ गए। लोगों की परेशानी बढ़ गई, मुसीबतें बढ़ गई। मंडला के एक इलाके में तो चीख पुकार मच गई क्योंकि वहां एक व्यक्ति पानी के तेज बहाव में बह गए। तालाब में तैरने के लिए गए थे, उसका जलस्तर अचानक बढ़ गया, पानी सैलाब बनकर बहने लगा। वो भी पानी की तेज धार में बहने लग गए। जिसने भी घटना को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए, लोग खौफ से भर गए। गया गया वो गया गया भाई गया। आ जाएगा शायद आ जाए। वो व्यक्ति बहते हुए काफी दूर तक चले गए। लोगों को लग रहा था वो किनारे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो नजरों से ओझल ही हो गए, गायब हो गए, नजर ही नहीं आए। पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहां गए। चला गया भाई, बहुत गंदा गया भाई। बाद में लोगों ने इस घटना के बारे में प्रशासन को जानकारी दी, तब जाकर उस व्यक्ति की तलाश शुरू की गई। मंडला के दूसरे इलाके में भी इसी तरह भीषण बारिश हुई, वो सारे इलाके भी बेहाल हो गए। एक गांव में तो पुल ही गायब हो गया। लगातार बारिश होती रही तो वो पुल पानी में ही समा गया, दिखाई देना ही बंद हो गया। उसके ऊपर सैलाब बहता नजर आया। कुछ लोग जान जोखिम में डालकर उसे पार करते दिखे। उनके घुटनों तक पानी भरा नजर आया। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल समेत वहां फंस गए। वो भी पुल पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उनकी मोटरसाइकिल वहीं फंस गई। पुल के दोनों तरफ लोगों का जमावड़ा लग गया। सैलाब को देखकर किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो आगे बढ़ें। उधर मध्य प्रदेश के खरगोन में नर्मदा नदी से जल लेने गए 5 कांवड़िए नदी की तेज लहरों में बह गए। उन्हें बचाने के लिए गोताखोर ने तुरंत छलांग लगाई, तैरकर उनके पास पहुंचे, उन्हें सुरक्षित फिर बाहर निकाल लिया। जानकारी के मुताबिक वो कांवड़िए इंदौर से आए थे, नर्मदा नदी में स्नान करने उतरे थे, जल लेने उतरे थे। तभी वो पानी के तेज बहाव में फंस गए और बह गए। बहते हुए किनारे से दूर चले गए। इसके बाद तो वहां शोर मच गया, लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। किनारे पर मौजूद गोताखोर नदी में कूद गए। उनके हाथ में एक ट्यूब थी। ट्यूब लेकर तैरते हुए वो उन कांवड़ियों के पास पहुंचे, उन्हें वो ट्यूब पकड़ाई और फिर उन्हें खींचकर किनारे तक लाए। हमारे गोताखोर बाबूलाल भाई ट्यूब पर रख के लेके आ रहे हैं 2 जनों को। ये देख सकते हैं, ये 2 भाई बह गए थे, अभी इनको बचा के ला रहे हैं। पहले 2 कांवड़िए नदी में गए, दोनों डूबने लगे। जैसे गोताखोर उन्हें बाहर निकाल कर आए, 3 और कांवड़िए पानी में बहने लग गए। वो भी बहते हुए किनारे से काफी दूर चले गए और ये बचा के लेके आ रहे हैं। 3-4 जने एक साथ डूब रहे हैं। तो देख सकते हैं, ये दूसरी घटना अभी हुई है 10 मिनट में। गोताखोर उन तीनों को सुरक्षित किनारे तक ले आए, उन्हें नदी से बाहर निकाला। इसके बाद घाट पर मौजूद लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की। उधर मध्य प्रदेश के विदिशा में भी भारी बारिश के बाद कई गांवों में पानी भर गया। लोगों के घर डूब गए, खेत डूब गए, खलिहान डूब गए, सड़कें डूब गईं, पुल डूब गए। पथरिया नाम के गांव में तो हालात सबसे ज्यादा बिगड़ गए। 4 लोग और उनके कई मवेशी डूब चुके इलाके में फंस गए। खबर एसडीआरएफ की टीम को मिली। एसडीआरएफ के जवानों ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। सभी को काफी मुश्किलों का सामना करते हुए फिर बचा लिया। एसडीआरएफ ने बताया कि बीते कुछ घंटों में विदिशा में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि हालात ही बिगड़ गए। पथरिया गांव तो मानो टापू बन गया। गांव तक पहुंचने वाली सड़क डूब गई, उस पर नाव चलाने की नौबत आ गई। एक घर में 4 लोग और उनके 7 मवेशी फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने राहत बचाव अभियान शुरू किया। गांव के बाहर से बहने वाली नदी पर बने पुल का नामो निशान मिट चुका था। पुल के ऊपर से पानी बहता दिखाई दिया। एसडीआरएफ जवानों ने पुल पर बने खंभों का सहारा लिया, रस्सी फैलाई, उसके जरिए बाढ़ में फंसे मवेशियों को बचाया। इसके बाद एक नाव के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को बचा लिया गया। उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश हुई तो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद करना पड़ गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश की वजह से चंडीगढ़ को मनाली से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बंद हो गया। बारिश की वजह से हाईवे पर कई जगह पहाड़ से मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थर आ गए। हालांकि प्रशासन की टीम ने सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया।
गुजरात के महिसागर जिले में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों को बेहाल कर दिया। वहां कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। एक गांव में बाढ़ में 20 से ज्यादा लोग फंस गए, जिन्हें आसपास रहने वाले लोगों ने बचाव अभियान चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला। यूपी के बागपत में एसपी और सीओ समेत कई पुलिस अधिकारी खुद ही कांवड़ियों की सुरक्षा में तैनात हो गए। बागपत के पूरा महादेव मंदिर में शिवरात्रि के कारण कांवड़ियों का भारी हुजूम उमड़ा। इस दौरान तेज बारिश के बावजूद पुलिस अधिकारी मानव श्रृंखला बनाकर तैनात रहे। उधर पिथौरागढ़, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहाड़ खिसक गया तो ऑल वेदर रोड भी ठप हो गई। ऑल वेदर रोड है, 12 महीने खुली रहती है, पूरे साल हर मौसम में खुली रहती है, इसलिए इसे ऑल वेदर रोड कहते हैं। यह पिथौरागढ़ की लाइफलाइन मानी जाती है। इसके ठप होने से पिथौरागढ़ का दूसरी जगहों से संपर्क ही टूट गया, रोड से आना जाना बंद हो गया। कई लोग वहां फंस गए क्योंकि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा वहां भर कर गिर पड़ा, अचानक टूट कर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में वहां मलबे का ढेर लग गया, सड़क के बीचों बीच पहाड़ खड़ा हो गया। इस घटना को जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया। लोग बुरी तरह सहम गए, खौफ से भर गए। पहाड़ खिसकने से सड़क ठप हो गई, दोनों तरफ लंबा जैम लग गया, गाड़ियों की कतार लग गई, लोगों की जान पर बनाई। गनीमत ये रही जिस वक्त ये हादसा हुआ वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना जो कोई भी उसकी जद में आता उसका बचना मुश्किल हो जाता। सड़क पर भारी मात्रा में मलबा इकट्ठा हो गया, लोगों की परेशानी बढ़ गई। बाद में मलबा हटाने के लिए अभियान चलाया गया। इधर जम्मू कश्मीर के भी कई इलाकों में भारी बारिश हुई तो दर्जनों सड़कें बंद कर दी गई क्योंकि वो पानी में डूब गई, तालाब बन गए, उनके ऊपर से सैलाब बहता दिखाई दिया। कई पुल टूट गए, पानी में बह गए। लगातार बारिश हो रही है। जम्मू और उसके आसपास के जिलों में लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। सांबा में हालात बिगड़ गए, राजौरी में हालात बिगड़ गए, कठुआ में हालात बिगड़ गए, डोडा में हालात बिगड़ गए, किश्तवाड़ में हालात बिगड़ गए। नेशनल हाईवे पर असर पड़ा, स्कूलों पर असर पड़ा। खराब मौसम की वजह से उन्हें बंद करना पड़ा। यानी मौसम की मार ने जम्मू कश्मीर के लोगों को बेहाल कर दिया। आसमान से बारिश किसी आफत की तरह बरसी और नदियों का जलस्तर बढ़ गया, उफान पर आ गई। कठुआ जिले में बेला नाम का एक इलाका है, वहां भी लगातार बारिश हुई, हालात बेकाबू हो गए। वहां बना एक टेम्पररी पुल तेज बहाव में बह गया। पुल पर लगाए गए सीमेंट के स्लैब पूरी तरह बिखर गए, सब कुछ तहस नहस हो गया। सड़क का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। पुल के टूटने से कई गांवों का संपर्क दूसरे इलाकों से कट गया। सांबा जिले के सुंभ इलाके में भी बारिश के बाद नालों में पानी का बहाव अचानक तेज हो गया। सुंभ से नांतर जाने वाले रास्ते पर नदी का पानी पहुंच गया। तेज बहाव की वजह से सड़क बंद हो गई, गाड़ियां फंस गईं। प्रशासन ने लोगों को नालों और तेज बहाव वाले रास्तों से दूर रहने की सलाह दी। भारी बारिश का असर बाबा शिवगौरण मंदिर पर भी पड़ा। वहां जाने वाले रास्ते पर पानी भर गया, श्रद्धालुओं के आने जाने पर रोक लगानी पड़ गई। राजौरी के हालात भी सांबा और कठुआ जैसे ही दिखे। वहां भी बाढ़ से कई पुलों और सड़कों को नुकसान पहुंचा। मनोवर नदी पर बना एक पुल तो आधा गायब ही हो गया। पुल का कुछ हिस्सा तो खड़ा दिखाई दिया, लेकिन आगे का हिस्सा पानी में बह गया। प्रशासन ने खतरनाक रास्तों को बंद करने का आदेश दिया। बाढ़ बारिश की वजह से स्कूलों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया। और इस सब के बीच मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 16 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी। कई इलाकों में बादल फटने, जमीन खिसकने, नालों में उफान आने का अंदेशा जताया गया। उधर भारी बारिश के बाद यूपी के जेवर में मौजूद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक हिस्से में पानी भर गया। पार्किंग के एरिया में जल भराव हो गया। हालांकि तुरंत पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन पानी भर जाने की वजह से काफी परेशानी हुई। एयरपोर्ट का वो हिस्सा पानी पानी हो गया। एयरपोर्ट का वो हिस्सा है जहां से लोग बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद उस जगह पर पहुंचते हैं जहां टैक्सी और कैब खड़ी होती है। वो पार्किंग का कंपाउंड है। उस हिस्से में कई फीट पानी जमा हो गया। इसकी वजह से यात्रियों का आना जाना मुश्किल हो गया। पार्किंग में पानी भर गया, आने जाना भी मुश्किल हो गया वहां से भी। इसके बाद एयरपोर्ट के कई कर्मचारी वहां पहुंच गए, पानी निकालने के काम में जुट गए। कुछ कर्मचारी हाथों में बाल्टियां लेकर वहां से पानी निकालने का काम करते दिखाई दिए। इसके अलावा मशीनों के जरिए भी पानी निकाला गया। जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हाल कुछ ही घंटों की बारिश में हो गया। इधर राजस्थान के बूंदी में भी लगातार बारिश होती रही तो लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं, परेशानियां बढ़ गईं, लोगों का जीना मुहाल हो गया। कुछ ही घंटों के अंदर आसमान से इतना ज्यादा पानी बरसा कि कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, दुकानों में घुस गया, मकानों में घुस गया।
कुछ इलाके पानी में डूब गए, पानी में समा गए पूरी तरह। शहर की सड़कें तालाब बन गई, हालात पटरी से उतर गए, खराब हो गए, क्योंकि बारिश का पानी शहर की सड़कों और गलियों में तेजी से बहता दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे किसी नदी ने अपना रास्ता बदल लिया हो। रिहायशी इलाके में नदी घुस गई हो। बारिश के पानी में कई सड़कें पूरी तरह डूब गई, घुटनों के नीचे तक पानी भरा दिखाई दिया। कुछ लोग पानी से भरे रास्तों को पार करने की कोशिश करते भी दिखे। सड़क पर संभल संभल कर चलते रहे। वो एक बुजुर्ग सड़क पार करते नजर आए, लेकिन जैसे ही वो सड़क के बीच में पहुंचे, पानी के तेज बहाव की वजह से उनके पैर ही डगमगाने लगे, लड़खड़ाने लग गए। वो एक बार ऐसा लगा जैसे पानी में गिरी ना जाए। हालांकि उनके साथ चल रहे युवक ने उन्हें संभाल लिया, गिरने से उन्हें बचा लिया, हाथ पकड़ा उनका। इसी तरह शहर के एक दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। हर तरफ पानी भर गया, सड़कें लबालब हो गई। झारखंड के गढ़वा में नदी के किनारे सेल्फी लेने के चक्कर में 2 छात्राओं की मौत हो गई, सोन नदी में बह गईं। कुछ लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, प्रशासन की टीमों ने कोशिश की, कई घंटों तक कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया। उन दोनों के अलावा एक और छात्रा भी उनके साथ ही नदी में डूब गई थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि गांव वालों ने समय रहते उसकी जान बचा ली। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए नदी के किनारे बड़ी संख्या में श्रद्धालु जल लेने पहुंचे थे। तभी सेल्फी लेने के चक्कर में इतना बड़ा यह हादसा हो गया। गांव वालों के मुताबिक उन तीनों को पता ही नहीं चल पाया कि वो कब सेल्फी लेते लेते गहरे पानी की तरफ चली गई। जब तक समझ आया तब तक देर हो चुकी थी। तीनों सोन नदी में डूबने लग गई, चीख पुकार मच गई। कई लोग बचाने के लिए पहुंचे, तुरंत प्रशासन को भी खबर की, पुलिस भी पहुंच गई। सबने मिलकर एक छात्रा को तो बचा लिया, लेकिन बाकी दोनों कहीं नहीं मिली। नदी में उतरे लोग उन्हें कई घंटों तक ढूंढते रहे, तलाश करते रहे, खोजते रहे, कोई फायदा नहीं हुआ। देखते ही देखते वो जो खुशी का माहौल था, उत्सव का माहौल था, मातम में पसर गया। छात्राओं के परिवार वालों की हालत खराब हो गई, रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया। इधर दिल्ली में 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ था, उस मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष ने एक बार फिर हंगामा किया। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष ने फिर हंगामा किया। विपक्ष के सांसदों ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब देने की मांग की। हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला सदन चलाने में सहयोग करने की अपील करते नजर आए। जो प्रमुख बातें थी, प्रमुख मुद्दा था छात्रों की मांग, और गृह मंत्री जवाब दे या चर्चा में भाग ले। सरकार ने इसमें सहमति दर्ज कराई है। अब आप चलाएं। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदलकर केरलम रखे जाने वाले बिल को पास करवा लिया। सदन में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। केंद्र सरकार ने एक रोज पहले यह बिल पेश किया था। अरुणाचल प्रदेश में 27 जगहों के नाम बदले जाने पर चीन की आपत्ति को भारत सरकार ने खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने चीन को संदेश दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और यह एक प्रकार से एक स्वयं सिद्ध तथ्य भी है और कोई भी चीज इस निर्विवाद वास्तविकता को बदल नहीं सकता। राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर घमासान मच गया। उन्होंने 2 ऐसे व्यक्तियों का वीडियो शेयर किया जो नशे में लग रहे थे और वीडियो को पंजाब का बताया, लेकिन पंजाब पुलिस ने वीडियो को राजस्थान का बताया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने उन पर पंजाब को बदनाम करने का आरोप लगा दिया। उधर प्राइवेट अस्पतालों के महंगे रूम रेंट पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर बनी संसद की स्थायी समिति ने कड़ा रुख अपनाया। अस्पतालों में जो प्राइवेट अस्पतालों के जो कमरे के किराया होता है, उस पर सवाल उठाए, चिंता जताई। समिति ने सुझाव दिया कि अस्पतालों के रूम का किराया उस इलाके के किसी 3 स्टार होटल के कमरे के किराए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हर हाल में उससे कम हो। समिति की रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूम रेंट की वजह से इलाज का खर्च बढ़ रहा है और उसका सीधा बोझ प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों पर पड़ता है। महंगे रूम रेंट की वजह से उनका बिल बढ़ जाता है, इलाज का खर्च बढ़ जाता है, और कई तो ये इसलिए होता है क्योंकि वो इंश्योरेंस से वसूला जाता है। इसी वजह से संसदीय समिति ने प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिए कई सुझाव दिए, रूम रेंट को कम करने के लिए सुझाव दिए।
कि अस्पताल के रूम का किराया उस इलाके के 3 स्टार होटल के किराए से ज्यादा न हो। संसदीय समिति ने यह भी सुझाव दिया कि 3 स्टार होटल के औसत किराए को एक बेंचमार्क यानी मानक के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। मतलब प्राइवेट अस्पताल के रूम का किराया उस इलाके के 3 स्टार होटल के औसत किराए से कम हो, किसी भी सूरत में होटल के किराए से ज्यादा न हो। इसके अलावा संसदीय समिति ने इलाज शुरू करने से पहले मरीजों को इलाज में होने वाले खर्च की जानकारी पूरी तरह से देने का भी सुझाव दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि इलाज मरीज की दुखती रग का करना होता है। संसद की समिति ने अस्पतालों की ही दुखती रग दबा दी। संसद की समिति ने सिफारिश कर दी कि ये जो प्राइवेट अस्पताल इलाज के नाम पर पैसे ले रहे हैं वो तो ले ही रहे हैं, कमरे के किराए के नाम पर जो बिल बनता है वो ऐसे ही अनाप शनाप नहीं बन सकता। जैसे ही संसद की कमेटी की सिफारिशों की खबर आई, प्राइवेट अस्पताल चलाने वाली कंपनियों के शेयरों की कीमतें गिरने लग गई शेयर बाजार में। इसी से आप समझ लीजिए कि यह कितना बड़ा मामला है। संसद की कमेटी ने बोला है कि अस्पताल के कमरे का किराया उस इलाके के 3 स्टार होटल के कमरे के किराए से ज्यादा नहीं हो सकता। ये जो 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए रोज का कमरे के किराए के नाम पर अस्पताल के बिल में जुड़ता है, ये ऐसे ही बिना किसी आधार के नहीं जोड़ा जा सकता। इसकी लिमिट लगानी होगी। 3 स्टार होटल के रेट की लिमिट की सिफारिश की गई है कि उस इलाके में जो भी 3 स्टार होटल हो उसके कमरे की लिमिट होगी अस्पताल के कमरे के रेट पर। अब यह तय कैसे होगा वो भी एक मसला हो सकता है, लेकिन समिति ने कहा उसका एक बेंचमार्क बनाया जाए। लेकिन जब संसद की समितियां ये सब काम करती हैं तो थोड़ा विश्वास तो होता है कि पब्लिक को कि उसके बारे में भी वो लोग सोच रहे हैं जिनको चुनकर संसद में भेजा है। ये सब काम करो ना भाई पब्लिक के, संसद इसी के लिए है। 100 बात की एक बात। इधर लोकसभा में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। लोकसभा में विपक्ष के सांसदों ने राम मंदिर में हुई दान चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। वो हंगामा करते हुए स्पीकर की कुर्सी के पास पहुंच गए और सदन में गृह मंत्री अमित शाह को बुलाने की मांग की। राम मंदिर में हुई दान चोरी के मुद्दे पर विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में फिर प्रदर्शन किया। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शन में प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ विपक्ष के कई सांसद शामिल हुए। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए पहले दिन 8 उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए गए। सूत्रों के मुताबिक पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे और अयोध्या के पूर्व डीएम योगेश्वर राम मिश्रा भी इंटरव्यू देने पहुंचे। इंटरव्यू 4 दिन तक चलेंगे और 2 सितंबर को सीईओ की घोषणा होगी। आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली विधानसभा में चावल से भरी बोरियां लेकर पहुंचे और विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर 22,000 करोड़ रुपए के चावल घोटाले का आरोप लगाया। उधर झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बुलाए गए बीजेपी के बंद के दौरान भारी हंगामा हो गया। पुलिस ने बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और इस पर वो भड़क गए, धरने पर बैठ गए। इससे पहले भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के मुद्दे पर एक रोज पहले जब आंदोलनकारी छात्र विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया था, उन्हें दौड़ा दौड़ाकर पीटा था। इसी घटना के विरोध में बीजेपी ने पूरे झारखंड में बंद बुलाया था। राजधानी रांची की सड़कों पर बीजेपी के कई नेता उतरे, एबीवीपी के सैकड़ों कार्यकर्ता उतरे, समर्थक उतरे। उन्होंने विधानसभा की तरफ मार्च निकालना शुरू किया, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्हें जबरदस्ती ले जाकर अपनी गाड़ी में बैठा दिया। इस कार्रवाई पर प्रदर्शनकारी और भड़क गए। आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने उनके प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की, जबकि वो छात्रों को उनका हक दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे थे। हम लोगों को डिटेन किया जा रहा है। हम लोग कौन सा देश विरोधी काम किए? ना हमारे हाथ में पत्थर है, ना तलवार है, ना पुलिस प्रशासन के साथ जबरन किया गया। एक एक व्यक्ति को 10-10 लोग मिल करके उठाया है। इस दौरान कई जगहों पर खूब बवाल भी हुआ। बीच सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा उतारा, सड़कों को जैम किया। गुस्साए कार्यकर्ता पुलिस से भी भिड़ गए, हिरासत में लिए जाने का विरोध किया, जवानों के साथ धक्का मुक्की की।
इस बीच कुछ कार्यकर्ता तो पुलिस की गाड़ी के आगे जमीन पर बैठ गए। जिस गाड़ी में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर रखा गया था उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तैयार नहीं हुए, मजबूती के साथ वहीं बैठे रहे। कुछ तो उस गाड़ी के ऊपर भी चढ़ गए। पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई, लाठीचार्ज की घटना का विरोध किया, राज्य सरकार पर हमला बोला, साथ ही चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के मामले की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग भी दोहराई। इस बीच रांची में लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने झारखंड बंद के दौरान कई सड़कें जाम कर दी। रांची में बंद के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कई इलाकों में सड़कें जाम कर दी, सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। वहां की एक सड़क पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। झारखंड के रांची में एक रोज पहले छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर एनडीए के सांसदों ने संसद परिसर में मार्च निकाला। मार्च में शामिल सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए और उन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। राहुल गांधी सदन से भी भाग रहे हैं और झारखंड के बच्चों पर हो रहे लाठीचार्ज पर चुप हैं। देश राहुल गांधी की दोहरी नीति को देख रहा है। झारखंड के रांची में छात्रों के प्रदर्शन के बीच जूनियर इंजीनियर पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने परीक्षा करवाने वाली निजी एजेंसी के डायरेक्टर अरुण कुमार को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। 2022 में जूनियर इंजीनियर के 1000 से ज्यादा पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इधर देश के अलग अलग हिस्सों में आवारा कुत्तों के हमलों की खबरों के बीच महाराष्ट्र के जालना से भी इसी तरह का एक डरा देने वाला मामला सामने आया। वहां 12 साल के एक लड़के पर एक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया, उसके चेहरे पर अटैक किया, बुरी तरह नोच डाला। और इस घटना को जिसने भी देखा वो दंग रह गया, क्योंकि सामने से दौड़कर आ रहे उस लड़के पर वो कुत्ता अचानक झपट पड़ा, सीधे चेहरे पर वार किया। हमला होते ही बच्चा चीखने लगा, चिल्लाने लगा, छटपटाने लगा, हाथ पैर मारने लगा, खुद को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस कुत्ते पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। उसने अपने जबड़े को पूरी ताकत से दबाए रखा। काफी देर तक तो उसने अपने आगे वाले दोनों पैरों को भी उठाए रखा, पीछे वाले पैरों पर खड़ा था और लगातार बच्चे को नोच रहा था। इस दौरान बच्चे की कोई भी कोशिश काम नहीं आई, वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। तब जाकर उस कुत्ते ने अपनी पकड़ ढीली की। इतने में आसपास के कुछ लोग मदद के लिए दौड़ पड़े, बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन तब तक वो कुत्ता वहां से भाग गया। दिल दहला देने वाली ये घटना जालना के शाहगढ़ इलाके में हुई। कुत्ते के इस हमले को जिसने भी देखा वो सन्न रह गया, बहुत चक्का रह गया, कलेजा मुंह को आ गया। वो बच्चा बुरी तरह घायल हो गया, फिर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उधर पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। मौसम खराब होने पर पश्चिम बंगाल के कोलाघाट इलाके में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। वो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पश्चिमी मेदिनीपुर जा रहे थे और बाद में वो सड़क के रास्ते कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले के मामले में ईडी ने रायपुर में कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई। इससे पहले छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी उन्हें गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियों को जापान के टोक्यो से भारत लाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। झारखंड के चाईबासा में 10 लाख के इनामी नक्सली सालुका कायम उर्फ भुवनेश्वर के साथ 3 महिला नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सभी नक्सली चाईबासा और सरायकेला इलाके में एक्टिव थे। सालुका कायम के खिलाफ अलग अलग थानों में 90 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक व्यक्ति एसपी ऑफिस में जन सुनवाई के दौरान अपने कंधों पर ऑक्सीजन का सिलेंडर उठाए हुए पहुंच गए। अपने पिता के लिए इंसाफ की मांग करते हुए उन्होंने आरोप लगाया बिजली विभाग में काम करने वाले उनके पिता अफसरों की लापरवाही की वजह से बुरी तरह घायल हो गए, झुलस गए। 4 महीने से बिस्तर पर पड़े हैं, हालत उनकी गंभीर है, लेकिन न तो जिम्मेदार अफसरों पर कोई कार्रवाई हुई, न ही कोई एफआईआर दर्ज की गई, जबकि कई बार उन्होंने शिकायत की। 4 महीने को समय बीत गया। हिमांशु नाम के व्यक्ति ने पुलिस वालों को चेतावनी दी कि अगर पुलिस ने मदद नहीं की तो वो अपने घायल पिता को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ
एसपी ऑफिस में लिटा देंगे, क्योंकि हिमांशु के मुताबिक वो थाने के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, पूरी तरह टूट चुके हैं। उन्होंने साफ कहा कि वो थाने के चक्कर अब नहीं लगाएंगे, पिता के लिए इंसाफ होने चाहिए। हिमांशु ने जानकारी दी कि 28 अप्रैल को हजीरा इलाके में ड्यूटी के दौरान उनके पिता हरिओम शर्मा हादसे का शिकार हो गए थे, बुरी तरह घायल हो गए थे, झुलस गए थे। हिमांशु ने हादसे के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार बताया और उन पर लापरवाही का आरोप लगाया, सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। हिमांशु के मुताबिक 4 महीनों से उनके पिता ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे सांसें ले रहे हैं। उनकी हालत गंभीर है। बिजली विभाग ने शुरुआत में मदद तो की, लेकिन बाद में उसने मुंह मोड़ लिया। बीच इलाज में मेरे पिताजी को छोड़ के विभाग चला गया और आज 4 माह हो चुके हैं मेरे पिताजी घर पे डले हुए हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पे। कोई अधिकारी या कर्मचारी देखने नहीं आया। पिता को इंसाफ दिलाने के लिए हिमांशु ने एसपी ऑफिस में जन सुनवाई के दौरान ऑक्सीजन का सिलेंडर कंधे पर लेकर वो पहुंच गए। वहां मौजूद पुलिस वालों ने हिमांशु को अंदर जाने से रोक दिया। चोट का कारण वो लापरवाही बताते हैं, जो विभागीय लापरवाही है उसके संबंध में उसके आवेदन और पूर्व में की गई मेल की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनको रिकॉर्ड पे लिया है, जांच करके जल्दी ही वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हिमांशु ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से ही उनके पिता की ऐसी हालत हुई। हिमांशु ने एसपी से आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की और पुलिस ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई का फिर भरोसा दिया। इधर दिल्ली के नजदीक यूपी के नोएडा में असम की रहने वाली एक लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक युवक पर 19 साल की एक लड़की की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप लगा। असम की रहने वाली वो लड़की नौकरी के लिए नोएडा आई थी और सेक्टर 49 इलाके में रह रही थी। हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान करने का दावा किया। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में शादी के 1 महीने बाद 24 साल की एक लड़की ने 16वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। उनकी 11 जुलाई को शादी हुई थी और वो अपने पति के साथ सेक्टर 108 में मौजूद एक हाउसिंग सोसाइटी में रहती थी। लड़की के परिवार वालों ने उनके पति पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया। राजस्थान के जैसलमेर में एक स्कूल बस में आग लगने से कोहराम मच गया। हादसे के वक्त बस में 17 बच्चे सवार थे। हालांकि जैसे ही बस में आग लगी, ड्राइवर ने बस को रोककर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। थोड़ी देर बाद पूरी बस आग का गोला बन गई। हरियाणा के करनाल में जिला सचिवालय के एसडीएम दफ्तर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में वहां रखी सभी फाइलें और कुर्सियां जलकर राख हो गईं। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई गई। उधर दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में आए ताकतवर भूकंप ने तबाही मचा दी। 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके इतने तगड़े थे कि कोलंबिया के पड़ोसी देश तक हिल गए। वहां भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। कोलंबिया के काली शहर में तो हाहाकार मच गया। कई इमारतें गिर गईं, दुकानें गिर गईं, मकान गिर गए। सुबह के वक्त भूकंप आया और अचानक इमारतें जोर जोर से हिलने लग गईं। एक इमारत में तो बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। देखते ही लोग डर गए, भागने लग गए, इमारत से दूर हटकर खड़े हो गए। जोर जोर से इमारत हिली, अगले ही पल भरभरा कर गिर गई, चीख पुकार मच गई। इस तरह इमारत ढही जैसे किसी ने वहां बम फोड़ दिया हो। पूरा इलाका धूल से घिर गया, जमीन हिल रही थी, आसपास दिखना बंद हो गया। लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागे। एक और इलाके में ऐसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिला। एक इमारत में दरारें पड़ी, मलबा गिरने लग गया और देखते देखते इमारत की दीवारें भी हिलने लग गईं। लोगों डर की वजह से वहां से लोगों ने भागना शुरू कर दिया। और भूकंप में वो इमारत चंद सेकंड में खंडहर बन गई। सारी दीवारें उसकी गिर गईं, पिलर गिर गए, इमारत खोखली हो गई। सबसे ज्यादा तबाही कोलंबिया के काली शहर में हुई। काली शहर कोलंबिया की राजधानी बोगोता के पास है। वहां का एक बहुत बड़ा चर्च भी भूकंप की चपेट में आ गया। भूकंप के तेज झटकों से उसे भारी नुकसान हुआ। चर्च का एक गुंबद टूटकर गिर गया।
चर्च के आसपास मौजूद इलाकों में तो जैसे कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ तबाह हो गया, सारे मकान तबाह हो गए, सारी दुकानें तबाह हो गई, हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आया, लोग बेबस खड़े। भूकंप की वजह से एक अस्पताल भी जोर जोर से हिलता दिखाई दिया। कुछ सेकंड बाद अस्पताल का आगे वाला हिस्सा ही गिर गया, ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अस्पताल के बाहर खड़े लोग देखते रह गए, बुरी तरह घबरा गए, क्योंकि कोलंबिया के काली शहर में एक के बाद एक कई इमारतें गिरती चली गईं, जगह जगह मलबे का ढेर लग गया, कई लोग मलबे के ढेर में दब गए, जिसके बाद बचाव टीम के लिए लोगों को ढूंढना सबसे बड़ी चुनौती बन गया। बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया, मलबा हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लाई गईं और मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। बचाव अभियान के दौरान मलबे के ढेर से एक नवजात के रोने की आवाज आई। बचाव टीम ने तुरंत मलबा हटाया, उसे सुरक्षित बाहर निकाला। जगह जगह बचाव अभियान चलाए गए। एक जगह पर मलबे के ढेर पर कई लोग खड़े नजर आए। उन लोगों को एक टूटी हुई इमारत से निकाला गया था। इमारत का ज्यादातर हिस्सा ढह गया था। रेस्क्यू टीम ने रस्सी के सहारे उसमें फंसे लोगों को बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान नजर आए, हर तरफ मलबे का ढेर लगा नजर आया। मलबे के ढेर में कई लोग दबे हुए, उनके परिवार वाले उन्हें ढूंढ रहे थे। भूकंप का केंद्र कोलंबिया की राजधानी बोगोता से करीब 400 किलोमीटर दूर पाल्मार इलाके में था। इतना भयानक भूकंप आया कि उसके झटके कोलंबिया के पड़ोसी देश इक्वाडोर तक महसूस किए गए, वेनेजुएला में महसूस किए गए। भूकंप से कोलंबिया में 200 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें आई अभी तक, जबकि सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद कोलंबिया में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। हालात संभालने के लिए वहां कर्फ्यू लगा दिया गया। रात के 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लोगों के घरों से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई, ताकि बचाव टीम अपना काम कर सके, जल्द से जल्द मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाल सके। इधर 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस ने कई इलाकों में 19 आतंकियों के पोस्टर लगा दिए। 15 अगस्त से पहले पुलिस ने दिल्ली के कुछ इलाकों में 19 आतंकियों के पोस्टर लगा दिए। पोस्टरों में आतंकी संगठन अल-कायदा, इंडियन मुजाहिदीन और प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठनों से जुड़े आतंकियों की तस्वीरें लगाई गईं। पुलिस ने लोगों से आतंकियों के बारे में जानकारी देने की अपील की। दिल्ली कैंट इलाके में एक तेज रफ्तार गाड़ी से हुई भीषण टक्कर में एक महिला की जान चली गई। हादसे के बाद पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक एयरपोर्ट से लौटते वक्त उसने महिला को टक्कर मार दी। बिहार के खगड़िया में पूजा का प्रसाद खाने पर 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई। प्रसाद खाने के बाद लोगों ने उल्टी और पेट दर्द की शिकायत की। इसके बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि फूड पॉइजनिंग की वजह से लोगों की तबीयत खराब हुई। 100 बात की एक बात है कि 11 अगस्त के दिन को बलोच विद्रोही अपनी आजादी के दिन के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि 1947 में 11 अगस्त के दिन को बलोच विद्रोही जो आजादी के दिन के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि 11 अगस्त को ही कलात को आजाद देश घोषित कर दिया गया था। कलात को, यानी पाकिस्तान और भारत की आजादी से पहले ही पाकिस्तान ने उसको माना भी था, लेकिन फिर बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बन गया? और उस कहानी में ऑल इंडिया रेडियो का क्या रोल था? जी, ऑल इंडिया रेडियो, हमारा आकाशवाणी। यह सब इतिहास ज्यादातर पब्लिक जानती नहीं, क्योंकि कहीं पढ़ाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। क्या हो रहा था उन दिनों में कि आज तक कई इलाकों में और कई लोगों के जहन में रह रहकर चिंगारियां सुलग रही हैं, यह समझना जरूरी है। और बलूचिस्तान की कहानी भी समझनी जरूरी है। बलूचिस्तान यानी बलोच लोगों का इलाका। जैसे पश्तून यानी पठान होते हैं, या उज़्बेक होते हैं, या कुर्द होते हैं, वैसे ही बलोच होते हैं। और ये जो आज का बलूचिस्तान आप देख रहे हो पाकिस्तान के नक्शे पर, बलूचिस्तान का ये नक्शा आप जानते हो कब बना है? ये तो बना अभी 1970 में। बलोच लोग रहते हैं इस इलाके में, और इस बलूचिस्तान से लगने वाले ईरान के इलाके में भी। ईरान के उस प्रांत का नाम है सिस्तान बलूचिस्तान, जो उस तरफ है। और बलोच लोग रहते हैं बलूचिस्तान से लगने वाले अफगानिस्तान के इलाके में भी। लेकिन अंग्रेजों के राज के टाइम में अंग्रेजों ने फारस के साथ बॉर्डर तय कर दिया था। फारस यानी आज का ईरान। तो उस तरफ का बलोच लोगों का इलाका चला गया ईरान में, और अंग्रेजों ने ही अफगानिस्तान से बॉर्डर तय कर दिया था, और इस तरफ वाला बलोच लोगों का इलाका अफगानिस्तान वाला अफगानिस्तान में चला गया। बाकी बचा जो इलाका, जो आज पाकिस्तान में है, लेकिन यह पूरा एक बलूचिस्तान नहीं था।
इसमें एक रियासत थी जिसका नाम था कलात, और कलात के शासक को कहते थे वहां के खान। मतलब जैसे पटियाला में महाराजा थे, लखनऊ और भोपाल में नवाब थे, हैदराबाद में निजाम थे, कलात में खान थे, खान ऑफ कलात। और कलात के अधीन ही 3 छोटी रियासतें थी, या यूं कह लीजिए कि जैसे जागीरें थीं, खरान, लासबेला और मकरान। यानी ये कुल 4 रियासतें थीं। मुख्य और बड़ी रियासत थी कलात। कलात के पश्चिम में जो ईरान की तरफ रेगिस्तान का इलाका है वो थी खारान की रियासत। जो दक्षिण में समुद्र के किनारे का इलाका है सिंध के पास, वो थी लासबेला, लासबेला की रियासत। और समुद्र के किनारे ही और आगे ईरान की तरफ का जो इलाका है वो थी मकरान की रियासत। और कोने में समुद्र में एक इलाका था ग्वादर, जो ओमान का हिस्सा था। जी, ये जो ग्वादर बंदरगाह है ना, अब जिसका नाम खूब सुन रहे होगा आप, ये ओमान का हिस्सा था। तो खैर, बलोचों की मुख्य रियासत थी कलात। और कलात के साथ अंग्रेजों ने एक समझौता किया हुआ था जिसमें विदेश के सारे मामले ब्रिटिश राज के हाथ में थे। कलात के साथ ये जो ओमान बंदरगाह ग्वादर का हिस्सा था, उसके बाद कलात जो हिस्सा था, कलात के साथ अंग्रेजों ने एक समझौता किया हुआ था जिसमें विदेश के सारे मामले ब्रिटिश राज के हाथ में थे। अब आपको अगला ग्राफिक दिखाते हैं। ये ब्रिटिश राज के हाथ में थे। सेना अंग्रेजों की कलात में तैनात थी और रेलवे बनाने का काम अंग्रेजों ने अपने हाथ में रखा हुआ था। और कलात के शहर क्वेटा के आसपास के इलाके को ब्रिटिश सरकार ने अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया। वो क्वेटा के आसपास का इलाका हो गया ब्रिटिश बलूचिस्तान। इसके अलावा बाकी पूरे कलात में राज चलता था कलात के खान का। खान ऑफ कलात की हुकूमत थी। और कलात की रियासत का मानना था कि बाकी जो रियासतें थी ब्रिटिश राज में, उनसे अलग और ब्रिटिश राज से बराबरी का दर्जा था कलात का। और कलात के आसपास की छोटी ये जो रियासतें थी, खरान, लासबेला और मकरान, ये भी खान की सरदारी को मानती थी। तो दूसरी वर्ल्ड वॉर जब चल रही थी तो यह बात होने लगी कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना होगा। खान ऑफ कलात ने भी तैयारी शुरू कर दी कि अंग्रेज चले जाएंगे तो आजाद देश के रूप में कैसे रहना है। तो वो मानकर बैठे थे कि कलात एक आजाद देश हो जाएगा, तो कलात को भारत की बाकी रियासतों के साथ न माना जाए और कलात ब्रिटिश राज से अलग लेवल पर बात करे। इसके लिए खान ने अपना कानूनी सलाहकार रख लिया, अंग्रेजों से डील करने के लिए वकील रख लिया। किसको वकील रख लिया? मोहम्मद अली जिन्ना को। कलात को आजाद देश बनाने के लिए अंग्रेजों से डील कर रहे थे वो जिन्ना जो अलग पाकिस्तान की मांग भी कर रहे थे। खैर, 1947 आ गया। जून के महीने में तय हो गया कि भारत और पाकिस्तान 2 देश बनेंगे और जो रियासतें और रजवाड़े हैं उनको चुनना होगा कि वो भारत के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे या आजाद देश रहेंगे। कलात के खान तो ये मानते थे कि ये सब उनके लिए है ही नहीं, ये तो बाकी रियासतों के लिए है, क्योंकि उनकी तो अंग्रेजों से डील ही अलग है, तो वो तो आजाद देश बनेंगे। और वैसे भी भारत के साथ जाने की तो बात ही नहीं थी, क्योंकि भारत के साथ तो बॉर्डर ही नहीं पड़ रहा था कलात का, बीच में पाकिस्तान बन रहा था। और जिन्ना तो उनके ही सलाहकार रह चुके थे और कलात की आजादी की वकालत कर चुके थे। लेकिन जिन्ना ने खान को कहना शुरू कर दिया कि इस तरफ पाकिस्तान बन रहा है, मुसलमानों का देश बन रहा है, बलोच भी लगभग सारे ही मुसलमान हैं, तो कलात को भी पाकिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए। जो ब्रिटिश बलूचिस्तान था, यानी वो इलाका जिस पर अंग्रेजों का सीधा राज था, क्वेटा के आसपास का इलाका, वहां पर जिन्ना की मुस्लिम लीग ने कबीलों को अपने साथ कर लिया। कबीलों का जिरगा हुआ क्वेटा में, यानी जैसे खाप पंचायत होती है वैसी बैठक हुई और कबीलों ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे। यानी क्वेटा के आसपास का इलाका तो पाकिस्तान बनेगा। लेकिन कलात के खान नहीं माने और जिन्ना को साफ कह दिया कि नहीं, कलात तो आजाद मुल्क बनेगा अंग्रेजों के जाने के बाद। तो जिन्ना ने उनसे कहा कि तो ऐसा करो कि जैसा समझौता अंग्रेजों से किया था वैसा पाकिस्तान से कर लेना, मतलब आप आजाद मुल्क रहो, झंडा आपका रहे, हुकूमत आपकी रहे, लेकिन सेना और विदेश मामले और कम्युनिकेशंस यानी संचार का मामला वो पाकिस्तान देख लेगा। खान ने कहा कि वो कलात की संसद तय करेगी। तो उस टाइम तो जिन्ना ने उनको ऐसा दिखाया जैसे वो मान गए हैं और कलात ने 11 अगस्त को एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर साइन किए कि कलात अब एक आजाद मुल्क है, बस रक्षा, विदेश और संचार के मामले पर
पाकिस्तान के साथ कैसे जाना है वो कलात की संसद में तय होगा। तो इस तरह से बलोच लोगों को भारत और पाकिस्तान बनने से पहले आजादी मिल गई थी 11 अगस्त 1947 को, और जिन्ना ने और पाकिस्तान ने बाकायदा इनको कबूल किया था कि कलात पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होगा। 11 अगस्त को कलात आजाद हो गया। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत और पाकिस्तान आजाद हो गए। उसके बाद जिन्ना के पाकिस्तान ने अपनी चालें चलनी शुरू की। जिन्ना कलात के खान के कानूनी सलाहकार रह चुके थे, उनके करीबी रह चुके थे, उनको मनाने में लगे रहे, दबाव भी डालते रहे, लेकिन कलात के संसद में साफ फैसला ले लिया कि दिसंबर में संसद ने फैसला ले लिया कि कलात पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। जिन्ना ने फिर खान से सीधा बात करना ही बंद कर दिया। उसके बाद बात करना ही बंद कर दिया सीधा, और अपने विदेश मंत्रालय के जरिए ही बात करते रहे। विदेशी अखबारों में तरह तरह की खबरें छपने लगीं कि खान भारत की सरकार से बात कर रहे हैं और भारत कलात में एयरबेस बनाने की डील कर रहा है। यह सब अफवाहें चलती रहीं, और कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह सब अफवाहबाजी पाकिस्तान करवा रहा था बलोच लोगों में खान के खिलाफ विद्रोह करवाने के लिए। जिन्ना ने फिर कलात के अलावा जो छोटी रियासतें थी उन पर दबाव बनाना शुरू किया, क्योंकि ब्रिटिश सेना का उधर का हिस्सा पाकिस्तान को मिल गया था, पाकिस्तान के पास बड़ी सेना आ गई थी। तो छोटी बलोच रियासतों यानी खारान, लास बेला और मकरान पर प्रेशर बनाया जिन्ना ने, और मार्च आते आते उन छोटी रियासतों को सेना के जोर पर पाकिस्तान में शामिल होने पर मजबूर कर दिया गया। क्वेटा पहले ही पाकिस्तान में शामिल हो चुका था। फिर मार्च 1948 में खारान भी पाकिस्तान बन गया, मकरान भी पाकिस्तान बन गया, लास बेला भी पाकिस्तान बन गया। यानी कलात को चारों तरफ से घेर लिया। कलात के चारों तरफ बन गया पाकिस्तान, और वहां जिन्ना ने भेज दी अपनी सेना। यानी जिस जिन्ना को अंग्रेजों से अपनी आजादी की डील करने के लिए कलात के खान ने अपना वकील बनाया था, क्योंकि अंग्रेजों के राज के टाइम भी वही खान की हुकूमत चला करती थी, उसी जिन्ना ने कलात को घेर लिया मजबूर करने के लिए कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए। जिसको आजादी के लिए वकील रखा था उसी ने गुलाम बनाने की चाल चल दी। और फिर वो हुआ जो इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। 27 मार्च को ऑल इंडिया रेडियो पर एक रिपोर्ट प्रसारित हुई, ऑल इंडिया रेडियो पर। उसमें कहा गया, 27 मार्च 1948 को, माफ कीजिएगा, उसमें कहा गया 2 महीने पहले कलात के खान ने भारत से संपर्क किया था भारत में शामिल होने के लिए। यह सुनते ही पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि क्या वो जो खबरें कुछ विदेशी अखबारों में आई थीं कि भारत कलात में एयरबेस बनाने की डील कर रहा है कलात के खान से, क्या वो सही थी? कलात के खान ने ऑल इंडिया रेडियो की रिपोर्ट को गलत बताया। जिन्ना की सेना कलात को घेर चुकी थी। कलात के खान को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए कागज पर साइन करने पड़ गए, और 11 अगस्त 1947 से लेकर 27 मार्च 1948 तक ही वो आजाद रहा। उसके बाद पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। लेकिन वो ऑल इंडिया रेडियो की रिपोर्ट आई कहां से? भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने बाकायदा खंडन जारी किया कि ऑल इंडिया रेडियो की वो रिपोर्ट गलत थी। कलात ने भारत में शामिल होने के लिए कभी संपर्क नहीं किया, और जो विदेशी अखबारों में कलात में भारत के एयरबेस बनाने की खबरें आई थीं वो भी बिल्कुल गलत थी। प्रधानमंत्री ने कहा ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और आकाशवाणी पर आई वो रिपोर्ट कैसे आई, किसने दी, क्यों दी, वो आज तक इस कहानी का सबसे बड़ा राज बना हुआ है। ऐसी रिपोर्ट आई थी, ऐसी रिपोर्ट आई थी रेडियो पर, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि खुद पीएम ने उसका खंडन किया था। लेकिन रिपोर्ट कैसे आई वो राज अब भी इतिहास में दफन है। 100 बात की एक बात। उधर अमेरिका और ईरान में तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में फिर उछाल आ गया। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गईं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 5% का उछाल आया। इससे प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत $90 के पास पहुंच गई। दिल्ली में चल रहा ओडिशा फूड प्रोसेसिंग मेला खत्म हो गया। ओडिशा सरकार के मुताबिक इस कार्यक्रम के जरिए फूड प्रोसेसिंग कंपनियों की तरफ से 43,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव मिले, जिनके जरिए राज्य में 43,000 से ज्यादा नौकरियों के अवसर बनेंगे।